Welcome to Medi JE classes. This is second lecture of chemical kinetics. ठीक है, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेट कांस्टेंट से. ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली मीनिंग क्या था कि कोई भी रिएक्शन किस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ही बोलते हैं. अब हम पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट को समझने के लिए पहले हम लिखते हैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन. कंसीडर अ रिएक्शन. मान लीजिए हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कि A प्लस बी से बन रहा आपका प्रोडक्ट जो बने C प्लस डी बने. ठीक है. नाउ इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B. बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है. ठीक है. नाउ जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा. सो R इज इक्वल टू K A concentration of B. Now this proportionality constant is known as rate constant. Okay, so here K is proportionality constant, okay, known as rate constant. इसी के को रेट कांस्टेंट भी है जो क्या बताता है कि किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, और उसी दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ रिएक्टेंट जो है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. इसीलिए इसी का दूसरा नाम भी है और वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसका तीसरा नाम भी है, द थर्ड नेम इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं इसको. स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो बोलो. ठीक है. वाई इस के को, चलो रेट कांस्टेंट तो बोला, रेट बताता है कितना स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, दैट्स व्हाई इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला, वो भी राइट है. बट स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो देखिए अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन है एंड दिस इज रिएक्शन कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट. अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी. यानी आप एक स्पेसिफिक केस लगा दो कि जब A एंड B का कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो यानी 1 हो जाए, इन दैट कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट कांस्टेंट. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, क्यों, आपने स्पेशल केस लगाया कि जब इन दोनों का कंसंट्रेशन यूनिटी होगा तभी R जो K जो है वो R के बराबर होगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉन सो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन लगाता है तब होता है. दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. तो हम रेट कांस्टेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे कर सकते हैं रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ reaction when concentration of each reactants are unity. अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन यूनिटी कर दे, कैसे, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ A का वैल्यू 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B का वैल्यू 1 हो जाए तो R का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर. तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हुआ, लेकिन कब, जब हमने केस लगाया, स्पेसिफिक कंडीशन लगा दिया कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज
यूनिटी. जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी होगा देन ओनली रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट कांस्टेंट. ओके, नाउ ये जो रेट कांस्टेंट होता है, दिस रेट कांस्टेंट इज रिएक्शन स्पेसिफिक. यानी एक रिएक्शन के लिए जितना है दूसरे रिएक्शन के लिए अलग होगा, तीसरे रिएक्शन के लिए अलग होगा, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है, इसलिए बोलते हैं उसको रेट स्पेसिफिक होता है. यानी ये जो रेट कांस्टेंट है वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वैलिड होता है. ठीक है, एक रेट कांस्टेंट हर एक रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता, हर एक रिएक्शन का अलग अलग होता है. दैट्स व्हाई इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन. सो वी कैन राइट कि K इज characteristics of particular reaction. ओके, ये पर्टिकुलर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ अब आते हैं कि रेट कांस्टेंट को, जैसे हमने पीछे पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, लाइक द सेम रेट कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है. बेसिकली दो फैक्टर होता है जो रेट कांस्टेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है. पहला है टेम्परेचर और दूसरा आपका कैटलिस्ट. ठीक है, अब टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है उसको हम स्टडी करते हैं. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट. So next topic is factor affecting the rate constant. यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट कांस्टेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है. तो पहला हम लेते हैं टेम्परेचर. ठीक है, फर्स्ट इज टेम्परेचर. नाउ टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट है इसको स्टडी करते हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन से. आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया. सो द फैक्ट ऑफ temperature on rate constant is given by Arrhenius equation. आर यानी टेम्परेचर जो है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, वो आर्हेनियस के इक्वेशन पे डिपेंड करता है. अब ये आर्हेनियस इक्वेशन है क्या, तो देखिए आर्हेनियस इक्वेशन कहता है कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e to the power minus EA upon RT. दिस इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन, जो कि K का मतलब टेम्परेचर का K पे क्या इफेक्ट होता है उसको हम स्टडी करने के लिए यूज करते हैं. जहां देखिए A एक कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं. इज आर्हेनियस कांस्टेंट. ओके, तो ये देखते हैं K इक्वल टू A e to the power minus CA by RT, आर्हेनियस कांस्टेंट. आर्हेनियस कांस्टेंट नॉन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं. ये होता क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर? फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन, जैसे कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, एनी इवेंट टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम यानी पर सेकेंड. तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज नॉन एज द आर्हेनियस कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर. और ये भी
हर एक रिएक्शन का डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो एक कांस्टेंट है ये भी रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, यानी हर एक रिएक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर का वैल्यू अलग अलग होता है, बिकॉज सारे रिएक्शंस एक ही रेट से प्रोसीड नहीं करता है। ठीक है, व्हाट इज EA? EA इज कॉल्ड एक्टिवेशन कांस्टेंट। EA को एक्टिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब सॉरी, एक्टिवेशन कांस्टेंट नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सप्लाई एक्सटर्नली टू द रिएक्शन टू जस्ट इनिशिएट द रिएक्शन। यानी रिएक्शन को, मान लीजिए कि किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के लिए 50 जूल का एनर्जी चाहिए और रिएक्शन के पास 20 जूल का एनर्जी है, तो उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कितना अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगा? आपको बाहर से 30 जूल का एनर्जी मिनिमम सप्लाई करना पड़ा। मैक्सिमम तो आप जितना चाहो उतना दे सकते हो, बट मिनिमम उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 30 जूल। इसका मतलब हुआ कि उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 30 जूल है। यानी एक्सटर्नल एनर्जी जितना सप्लाई करना पड़ता है किसी भी रिएक्शन को जस्ट इनिशिएट करने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये भी अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हर एक रिएक्शन के लिए जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नाउ e टू द पावर EA अपॉन RT, सो e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, इस पूरे फैक्टर को बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है, होल रिएक्शन इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर। ओके, E अपन RT। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो कैसे आपका वैरी करता है। ओके, नाउ अब इसको करना पड़ेगा अपने को सॉल्व, सो दैट कि हम T और K के बीच में रिलेशन ला सके। आर्हेनियस फैक्टर है तो हम करेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने के लिए हम ln log का यूज करते हैं, लेकिन अगर बेस E हो तो हम ln का यूज करते हैं। बताया था कि लॉग दो टाइप का होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, एक आपका नेपियर लॉग होता है। ठीक है, तो ln लेना पड़ेगा तब जाके E हटेगा, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो ये तो आर्हेनियस इक्वेशन था। अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और सॉरी रेट कांस्टेंट कैसे वैरी करता है। सो वी हैव गिवन आर्हेनियस इक्वेशन था K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम। इसका क्या होगा, तो ln K इज इक्वल टू ln A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। वैसे तो एक ही स्टेप में हो सकता है, लेकिन किसी को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो समझने में, इसीलिए सो ln K इक्वल टू ln A प्लस ln e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ओके, log A इंटू log B का फॉर्मूला पे रिजॉल्व कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस E A टू द पावर RT ln E, और ln E का वैल्यू क्या होता है 1, दैट्स वाई ln K इज इक्वल टू ln A माइनस E टू द पावर, सॉरी E तो ले लिया ना, E टू द पावर नहीं, ये डायरेक्टली कांस्टेंट बाहर आएगा बिकॉज ये सारा का सारा पावर ही था, माइनस E अपॉन RT, तो ये हो जाएगा E A अपॉन RT, और यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा आपका E A अपॉन RT। ठीक है, अब ये इक्वेशन
एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। दिस इक्वेशन इज सो स्ट्रेट लाइन। अब स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसे आप कंपेयर करो तो एल एन ए कॉन्स्टेंट सी के बदले आ जाएगा, जिसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। एंड इसके बदले में क्या आ गया आपका, ये वाला वैल्यू। अब खास करके इसमें स्लोप क्या होगा, निगेटिव। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, वर्सेस में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो अब देखिए कैसा आएगा। ये ग्राफ हम एल एन के लेते हैं, ये जो है आपका वो एल एन के है। एंड दिस इज द 1/t, यानी टेम्परेचर वर्सेस, अपने को यही चेक करना था ना कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया एल एन वर्सेस 1/t, प्लॉटिंग द ग्राफ एल एन के वर्सेस 1/t, यानी 1 टेम्परेचर एंड एल एन ऑफ रेट कांस्टेंट का बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो आप ध्यान से देखिए कि एल एन के और ये 1/t डायरेक्टली आ गया, लेकिन माइनस में। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है विद निगेटिव स्लोप। ठीक है, जो स्लोप होता है इस ग्राफ का, जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कभी एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो और एल एन के और 1/t का ग्राफ दिया हो, तो उस ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, तो उससे आपका एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और एल एन ए क्या है, एल एन ए ये आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है, दिस इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई ग्राफ किसी एक्सिस को जितने ऑरिजिन से जहां तक कट करता है उसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एल एन के आपका एक टाइप का इंटरसेप्ट हो गया। तो इस टाइप से आप टेम्परेचर जो है आपका वो वैरी करता है। नाउ अभी हमने रिलेशन तो पढ़ लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं पढ़ा कि जब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको देख लेते हैं। ओके, नाउ if we increase the temperature, if we increase the temperature, rate constant increases, यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी घटा दो, एक्टिवेशन एनर्जी घटाने का क्या मतलब हुआ कि आपको कम एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ रहा है, तो भी रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो आपका बढ़ जाएगा। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, एंड इफ वी decrease the activation energy, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तब भी if we decrease the activation energy, rate constant increases। ठीक है, तो भी रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। नाउ अभी हमने सिर्फ टेम्परेचर और एल एन के में रिलेशन निकाला। मान लीजिए कि एक ही रिएक्शन है जिसपे 10 डिग्री पे रेट कांस्टेंट कुछ है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री पे रेट का वैल्यू समथिंग है, तो मान लीजिए 50 डिग्री पे रेट का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटाते हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। यही तो टॉपिक था कि टेम्परेचर का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नाउ अब इस इक्वेशन को अपने को फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को। तो देखिए, इफ एट
टेम्परेचर T1, रेट इज K1। T1 टेम्परेचर रेट अगर K1 है इसमें रख दीजिए, तो ln K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ EA R T1 प्लस ln A, क्वेश्चन 1। सिमिलरली इफ एट टेम्परेचर T2 रेट इज K2, अब इसका वैल्यू डाल दिए तो कितना हो जाएगा, ln K2 इक्वल टू माइनस EA अपॉन R T2 प्लस ln A, इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन चाहो तो 2 में से माइनस करो या 1 में से माइनस करो, चाहे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R T1 प्लस EA अपॉन R T2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ln K1, ओके, ln K1, अच्छा log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A अपॉन log B, दैट इज K1 अपॉन K2। इधर से आप EA कॉमन, EA बाय R कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। एंड जब नेचुरल लॉग को नेपियर लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ln को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, ln को जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log K1 अपॉन K2, और 2.303 भी आता है, उसको हम नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये यूज होता है, ओके, कि जब आपका EA का वैल्यू फाइंड करना है तो वो इस ग्राफ स्लोप से भी निकल सकता है। अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी पता हो तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट का वैल्यू ये है, तो अगर मैंने टेम्परेचर डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो बताओ रेट का वैल्यू क्या होगा। इन दैट कंडीशन अपने को ये फॉर्मूला का यूज करना है, यानी टेम्परेचर का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको स्टडी करने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। ओके, नाउ अब आते हैं हम कैटालिस्ट का क्या फर्क इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट था और ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जिस पे बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर का हमने देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। नाउ इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट। ओके, सो सेकेंड जो है आपका दैट इज कैटालिस्ट ऑन, मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट जो होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। सो पॉजिटिव कैटालिस्ट decreases the activation energy. How? एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्शन का घट जाए तो उससे पॉजिटिव जो कैटालिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्यों घटा देता है, बिकॉज कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्टेंट की एक्टिविटी बढ़ा देना, रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देना। अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा तो बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी आप बाहर से दोगे तो भी वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा। सो अगर आप कैटालिस्ट यूज किए हो तो ड्यू टू इंक्रीज इन एक्टिविटी
अब आपको बाहर से एनर्जी का सप्लाई कम देना पड़ेगा, दैट्स वाई एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटता है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हेंस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, दैट्स वाई द रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं हम, जैसे रेट कांस्टेंट और अभी ऊपर देखा था हमने रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट निकला था, वो फिक्स यूनिट था, क्यों, उसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट रेट कांस्टेंट का यूनिट फिक्स नहीं होता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट। मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन, जैसे क्या था आपका रेट ऑफ रिएक्शन था, वो फिक्स होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। आगे हम ऑर्डर भी पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो देखिए, जनरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये होता है आपका मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन एंड टाइम टू द पावर -1, टाइम मतलब सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अब यहाँ व्हाट इज एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आगे अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटेल में पढ़ना है, फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि A प्लस बी इक्वल टू आपका दिया प्रोडक्ट, ओके। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी आप बेसिकली ये मान के चलिए कि A प्लस बी के बराबर होता, क्यों, इसका रेट लिखेंगे तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। तो जो कंसंट्रेशन के पावर्स हैं उसके सम को हम रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस टाइप से। थर्ड ऑर्डर से ज्यादा जो ऑर्डर है वो रेयर होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर मान लीजिए कि जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है, यानी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। एन का वैल्यू जीरो डालेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए मोल लीटर इनवर्स, और टाइम को मान लेते हैं अगर सेकेंड तो ठीक, नहीं तो अगर यहाँ तो टाइम इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू ऑफ एन इज 1, एन का वैल्यू 1 करेंगे तो ये टर्म कितना होगा, जीरो, समथिंग टू द पावर जीरो, पूरा जीरो बच जाएगा खाली टाइम। तो यूनिट जो आएगा वो आपका आएगा सिर्फ टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू कब कब चेंज हो सकता है, कब कब वैल्यू हो सकता है, सॉरी वैरी हो सकता है, कब कब कांस्टेंट रहता है। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। पहले हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट होता क्या है, दूसरा पढ़ा रेट कांस्टेंट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, तीसरा पढ़ा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एंड चौथा पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सेम वे में हमने आपका रेट ऑफ रिएक्शन का किया था। ओके, सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। Characteristics of rate constant. Okay, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। पहला ये कि रेट कांस्टेंट सब रिएक्शन के लिए सेम नहीं होता है, अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है। सो first reaction is the value of K is different for different reaction. The value of K is different for different reaction. ठीक है, ये वैल्यू सबके लिए सेम नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी एक रिएक्शन है, अब एक ही रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो के का वैल्यू चेंज होता जाएगा, बट किसी एक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो आप कुछ भी चेंज कर लो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, के का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो एट कांस्टेंट temperature rate constant of a reaction is always constant। रेट कांस्टेंट जो होता है हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। रेट कांस्टेंट देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, बट रेट कांस्टेंट किसी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। सो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, आगे हम डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द concentration of reactant। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप कितना भी चेंज करो, ठीक है, उसमें चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद में कि के का वैल्यू, यानी रेट कांस्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगेगा, तो कहता है कि जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा, यानी के का रेट कांस्टेंट का वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए जितना ज्यादा होगा वो उतना फास्ट रेट से रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो फोर्थ वन इज लार्जर इज द वैल्यू ऑफ के, फास्टर विल बी द reaction, faster will be the यानी वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा, यानी के का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर वाइस वर्सा में एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा तो रिएक्शन भी, यानी जिसके लिए के का वैल्यू ज्यादा वो
रेट वो रिएक्शन बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाएगा, और जिसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू कम होता है वो रिएक्शन बहुत स्लो रेट से प्रोसीड करेगा। ठीक है, के कम तो रिएक्शन का रेट कम, एंड के ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स है जो रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने दोनों चीजें डिटेल में पढ़ लिया, तो आप उसका डिफरेंस समझने में इजी पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है के का वैल्यू, टेम्परेचर कांस्टेंट। जैसे ही टेम्परेचर चेंज करोगे एक ही रिएक्शन के लिए 10 अलग अलग टेम्परेचर पे 10 अलग अलग रेट कांस्टेंट आ सकता है। ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ difference between rate constant and difference between rate constant and rate law. Difference between rate of reaction and rate कांस्टेंट। इसको इस टाइप से पढ़ते हैं तो डिफरेंस समझने में इजी आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन एंड अनदर वन इज दिस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड अनदर वन इज रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो इट इज द चेंज इन concentration of each reactant per unit time. ठीक है, चेंज इन है ना आर का रेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन था आर, वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम था, जबकि ये वाला वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of each reactant is unit. तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, और ये तब रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर है, लेकिन जब उसका कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए. ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, लेकिन रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन. बात करते यूनिट का, तो यूनिट इसका फिक्स होता है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट फिक्स होता है, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर टाइम, जो लिखो. ठीक है, एंड यूनिट का वैल्यू होता है आपका मोल पर लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस एन टाइम टू द पावर -1 या सेकेंड टू द पावर -1, जो बोलो. यहाँ पे भी आपको टाइम लेना है तो टाइम माइनस कर दीजिए, लेकिन टाइम जनरली हम किस में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं. तो जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का जो आपका यूनिट होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि सॉरी रेट कांस्टेंट का यूनिट वैरी करता है. किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे. इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है आपका वो कांस्टेंट होता है. ओके, नाउ अब आते हैं, एक टर्म आता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट. ठीक है, थोड़ा इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है.
कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से अगर हम चेंज करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से अगर हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम निकालते हैं आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो देखिए व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड उसका आपका रिलेशन क्या होता है। टेम्परेचर coefficient of reaction, okay, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट विच वैरी या विच द डिफरेंस इन बिटवीन इज 10 डिग्री, यानी दो रेट कांस्टेंट जिसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री का होता है, उसके रेशियो को बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट डिफर बाय टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री से, लेकिन खास करके 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। यानी अगर बात करूं मैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, तो ये 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन जनरली हम जो लेते हैं, जनरली इट इज टेकन एट 298 केल्विन एंड 308 केल्विन। 10 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ये स्पेसिफिक वैल्यू होता है। जब भी हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालते हैं तो जनरली हम इसका जो होता है रेशियो लेते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन में सो रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन अपॉन रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। यानी अब देखिए, अब ये कोई फिक्स, वैसे जनरली फिक्स वैल्यू होता है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अलग होता है। तो अगर एक रिएक्शन के रेट कांस्टेंट कुछ है तो दूसरे रिएक्शन के लिए सेम टेम्परेचर रेट का वैल्यू डिफरेंट आएगा। सो रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन अपॉन रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन, और ये अलग अलग रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, अलग अलग होगा। और हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जनरली जो होता है कि जो इच रेज इन 10 डिग्री, यानी 10 जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू है वो जनरली 2 और 3 होता है। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर coefficient is generally what, 2 or 3, 2 और 3। एंड इसके अलावे रेयर केस में 4 and 5 भी होता है। इन रेयर केस it is, in rare case it is 4 and 5 भी हो सकता है। ठीक है, कब किस केस में होगा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी जल्दी वेरी करता हो। ठीक है, ऐसे रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अगर हम किसी रिएक्शन का करते हैं तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट या रेट का जो वैल्यू है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 2 and 3, एंड इन रेयर केसेस 4 and 5। तो अपने को लेके चलना है 2 and
3, यानी राइट आंसर जो होगा वो आपको 2 and 3 फॉर्मेट में होगा। ओके, नाउ अब आते हैं हम रेट लॉ। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी करेंगे हम, क्योंकि रेट लॉ पे बेस्ड होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज रेट लॉ? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। रेट लॉ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कंफ्यूज करने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है रेट लॉ को लेकर के। ठीक है, बिकॉज रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, इन दोनों का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन सब जगह पे सेम नहीं होता है। तो बेसिकली रेट लॉ है क्या? इट इज द मैथमेटिकल, इट इज द mathematical, it is the mathematical time, okay, it is the mathematical relation between rate of reaction and concentration of rate of reaction and product of concentration of each reactant, यानी उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए क्या होता है आपका, फॉर हाइपोथेटिकल रिलेशन लेते हैं, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यानी कोई एलिमेंट नहीं लेंगे हम, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी इज इक्वल टू सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ये एक आपका इक्वेशन है। ओके, तो इस केस में जो आपका रेट है, इस इक्वेशन का रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, सो रेट ऑफ एनी रिएक्शन according to rate law, rate of any reaction is directly proportional to the product of concentration raised to the power their stoichiometric coefficient। लेकिन ये रेट लॉ है किसके बेसिस पे? ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज नॉट अ रेट लॉ, क्योंकि रेट लॉ में ये जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इट इज अकॉर्डिंग टू द रेट, इट इज द लॉ ऑफ मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास सेक्शन है। ओके, यानी ये जो हम लिखते हैं कि डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, रेट is directly proportional to the product of concentration raised to the power their stoichiometric coefficient is known as law of mass action, जो इक्विलिब्रियम टॉपिक में क्लास 11th में आया होगा। बट रेट लॉ में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पावर हो वो ए और बी हो, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी रिएक्शन में जितना अमाउंट में रिएक्टेंट है उतना ही अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बने। हो सकता है कि रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर लिमिट के जाने के बाद में वो क्या होता है, कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो फिर हम उन इन दैट कंडीशन पूरा का पूरा रिएक्टेंट हम काउंट नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग इट इज द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और अब देखिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। इट इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, it is the rate law।
यानी बेसिकली रेट लॉ। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि क्यों यहाँ पे ए और बी होने के बाद भी हमने कोफिशिएंट एक्स वाई लिया। यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है दैट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। यानी इसमें जो रेट लॉ में जो पावर होता है, यानी जो कंसंट्रेशन के जो पावर होता है वो अपने स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ में हम डायरेक्टली जब डिफाइन करते हैं तो हम ये ए और बी डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, तो हम इसके बेसिस पे रेट लॉ का डिफिनीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, रेट लॉ को पहले डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद में हम जो इसका इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली रेट लॉ तो पता लग गया है, लेकिन अगर रेट लॉ का डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए रेट लॉ क्या कहता है। बेसिकली जो आपका रेट लॉ है वो कहता है कि द रेट ऑफ reaction is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant each raised to power। ठीक है, each raised to a power which may or may not be equal to their stoichiometric कोएफिशिएंट। यानी अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो जो स्टोइकियोमेट्री है वो एक्स वाई के बराबर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका हम एग्जांपल लेके देखते हैं। और ये केसेस जो होते हैं बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल चीजें होती है, तो बहुत सारे रिएक्शंस में आपको रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, तो बहुत सारे रिएक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेसिकली जो उसका पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होगा। जैसे में रिएक्शन देखते हैं, एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डिकम्पोजिशन देखिए, N2O5 टूटता है NO2 प्लस O2 में, यहाँ 4 डालते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं, तब जाके बैलेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, अब रेट की बात करें, इसका रेट लिखेंगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 टू द पावर 2 होना चाहिए अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर 2। लेकिन इस केस के लिए ऐसा देखा गया कि रेट जो है वो सिर्फ N2O5 के प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जिस अमाउंट में आपने बैलेंसिंग करने के लिए 2 अमाउंट में यूज किया है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, लेकिन जिस अमाउंट में N2O5 है वो पूरा का पूरा N2O नहीं टूटता है। अगर मैं ये पूरा का पूरा 2 डाल दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा चीजें इन्वॉल्व हो गया। लेकिन यह देखा गया है कि इसमें सिर्फ एक ही मोल जो है वो टूटता है, भले ही हम बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 मोल करते हैं। तो वही लॉ ऑफ मास सेक्शन, इस पे लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये 2 आएगा यहाँ पे। लेकिन रेट लॉ कहता है कि जितना कंज्यूम होता है सिर्फ वही रेट में इन्वॉल्व होता है। तो 2 मोल ऑफ N2O5 है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, यानी 2 मोल टूटा ही नहीं। इसीलिए यानी 1 मोल टूटा, तो इसीलिए रेट में हम सिर्फ एक ही चीज करेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, और ये चूंकि एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल चीजें पहले से ही वेरीफाइड होता है,
हम उसको रिएक्शन में देख के नहीं बता सकते अच्छा इसका एक होगा। अगर कॉमन कोई भी पर्सन अगर कोई रिएक्शन दिया जाए तो रेट को स्क्वायर में लिखेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। लेकिन हाँ, आपने को पता है कि ये रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि रेट जो है वो अपने कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हमें पता है कि इसका स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो सकता है। आप जैसे ही आप लिखोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5, तो ये किसी के लिए सही हो सकता है, लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होगा। दैट्स वाई हमने रेट लॉ में जब A ऑफ A प्लस B ऑफ B बनाया था आपका C ऑफ C प्लस D ऑफ D, तो हमने रेट जो था रेट ऑफ रिएक्शन था डायरेक्टली A टू द पावर A और B टू द पावर B के बदले में हमने X और Y लिखा। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही नहीं होता। दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, जैसे रिएक्शन है I2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2HI। इसके लिए आप रेट लॉ लिखोगे तो रखा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 एंड H2। अब देखिए इसमें जो था कोफिशिएंट उसके बराबर हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि पीछे अगर 2 आएगा तो स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ये जो x और y है वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन में हम यूज उसको नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम कि रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए नेट लॉ क्या लिखते हैं। क्योंकि जब रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, जब रिएक्शन एक डायरेक्शन में आपका प्रोसीड होता है तो इन दैट कंडीशन आपका क्या होता है कि उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है इन दैट कंडीशन आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही देखना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं फटाफट कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे लिखते हैं और फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। एक इक्वेशन मान लेते हैं, अभी H2 प्लस I2 ये क्यों लिखा? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट भी उसी रेट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो अलग रेट से परफॉर्म हो रहा हो, तो हमने उसका रेट कांस्टेंट मान लिया K1, और जो रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा वो अलग स्पीड से अलग रेट से हो रहा होगा, उसका मैंने कांस्टेंट मान लिया K2। अब इस रिएक्शन के लिए रेट, इसका ओवरऑल रेट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? सो रेट इज इक्वल टू K1 H2 I2 माइनस K2 HI का होल स्क्वायर। सो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट का वैल्यू ये होता है। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट लॉ जो होता है वो ऐसे लिखाते हैं। फॉरवर्ड में केस में ये रिएक्टेंट हो जाएगा, जब अगर मैं इंडिविजुअल लिखूं तो फॉरवर्ड के केस में क्या हो जाएगा? रेट 1 डायरेक्टली इक्वल टू K1 H2 I2। लेकिन जब रिएक्शन रिवर्ट होगा तो उस केस में ये रिएक्टेंट होगा जो प्रोडक्ट था, तो R2 का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज K2 ऑफ HI का होल स्क्वायर। इन इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द नेट रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ फिर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए भी रेट लॉ का वैल्यू जो होता है वो अलग से लिखाता है।
ये था रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट अलग अलग पार्ट में टूट सकता है। जैसे कभी जो यूरेनियम होता है वो कभी थोरियम देता है, ठीक है, कभी आपका रेडियम में कन्वर्ट होता है। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे लिखते हैं, ये था रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, नाउ रेट लॉ फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट या साइड बाय साइड रेडियो एक्टिव रिएक्शन, इसको हम साइड बाय साइड बोलते हैं। रीजन होता है कि एक ही एलिमेंट जो होता है वह दो चीज में टूटता है, यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइड रिएक्शन। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपका एक्टिनियम जिसका मास 227 होता है, ऐसा देखा गया कि एक पार्टिकल रिलीज करेगा तो एक्टिनियम जो है वो आपका थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है जिसका मास 227 ही है, लेकिन प्रोटॉन चेंज होने के कारण से एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, ठीक है, एक रेडिएशन निकला उसके कारण से इसमें कन्वर्ट हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे ये दूसरा पार्टिकल रिलीज करके ये दूसरा एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रांसियम 223, ठीक है। मान लीजिए कि एक्टिनियम थोरियम में कन्वर्ट होता है, उसका रेट है K1, और रेडियोएक्टिव में क्या होता है एक ही एलिमेंट अलग अलग चीज में टूट सकता है और दूसरा आपका टूटेगा, ये निकलेगा K2, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थोरियम कितना होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थोरियम 227 का वैल्यू हो जाएगा K ऑफ AC, सॉरी K1 AC टू द AC तो AC रह जाएगा एक्टिनियम, ठीक है। या एक्टिनियम मास के साथ लिखते हैं 227। सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रांसियम 223 ये हो जाएगा K2 A227। तो ओवरऑल रेट कितना हो जाएगा, तो रेट का जो साइड रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें टोटल रिएक्शन ऐड हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा K1 प्लस K2 एक्टिनियम 227। यानी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं उसमें एक ही चीज टूट करके साइड बाय साइड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस का ये प्रॉपर्टी होता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल निकला, तो जैसे अल्फा पार्टिकल निकला तो हो सकता है कि हाँ ये देखिए ये 227 है, इसमें एक अल्फा पार्टिकल निकला तो 223 में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये अल्फा का चेंज है, ठीक है, ये कोई और पार्टिकल का चेंज है, ओके। तो ऐसे ही साइड बाय साइड रिएक्शन जो होते हैं वो आपका कंबाइंडली ले सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।